जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज़ 24 चैनल के फेसबुक पेज पर इस समय लाइव हूं मैं, और मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। आपको बता दूं दर्शकों, इस समय मौजूद हूं रोहिणी के सेक्टर 1 के अंदर, और मेरे साथ मौजूद है इंद्रजीत सिंह जी, जो कि कांग्रेस पार्टी से थे और कांग्रेस पार्टी से हैं। हालांकि पद जो पहले था वो अब नहीं रहा है, और लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात हैं, और कांग्रेस पार्टी में एक अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर अभी भी काम कर रहे हैं। हालांकि अचानक यहाँ पहुँचा था और एक ख़ास मुलाकात आप जो है करवाएंगे इंद्रजीत सिंह जी से, और कुछ अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा करेंगे। नमस्कार इंद्र जी। नमस्कार जी, दिनेश जी नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया एकदम। आप देख सकते हैं इस समय हम गांधी जी के चरणों में दोनों के दोनों यहाँ बैठे हैं, और कसम खाता हूँ कि जो पूछूंगा कड़वे सवाल पूछूंगा और सच्चे सवाल पूछूंगा। और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो सच होगी वही जवाब दूंगा। ठीक है। सबसे पहले मतलब मैं ये जानना चाहूँगा इंद्रजीत जी, अभी हिंदू और मुस्लिम को लेकर के बड़ा हमारे भारत के अंदर लफड़ा चल रहा है। कहीं ना कहीं मुसलमानों को एक इस तरह से देखा जाता है जैसे वो हमारे कट्टर दुश्मन हो। मुसलमानों को इस तरह से देखा जाता है कि वो हमारे कट्टर दुश्मन हो। क्यों? ये ठीक है या गलत है? देखिए, ये 100% गलत है, क्योंकि किसी भी देश में किसी भी धर्म के रहने वाले को वही आज़ादी होनी चाहिए जो दूसरे धर्म के रहने वाले को हो। जब हमारे देश की एक लेडी अमेरिका में जाके और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, तो भारत के अंदर ऐसा क्यों कि उसी देश में वो तो मान लो आपको 2 जनरेशन से ही गई है, जब वहाँ एक विकसित देश उसे स्वीकार कर रहा है और अपने सांसद में जगह दे सकता है, तो हमारे यहाँ देश के अंदर हिंदू मुस्लिम कभी मुद्दा रहा ही नहीं। ये दोनों भाई भाई के रूप में रहे। और ये देखिए, अगर आप इसकी खूबसूरती के अंदर जाएंगे तो एक परिवार से, जैसे मेरा परिवार है, एक भाई मुस्लिम होगा, एक भाई हिंदू रहा, हमारे वही गोत है। मैं शौकिंदा हूँ तो शौकिंदा मुसलमान भी हैं। आपको चाहिए ये कि आप उनको अतीत दिखाएं। अब आपने देखा होगा कुछ बहुत बड़े जो हमारे कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने भी ये कहा कि हमारे फोर फादर हो सकते हिंदू थे। तो आप उसको एक दुश्मन की तरह ना दिखा के एक भाई की तरह दिखाएंगे, तभी देश तरक्की करेगा, और आम एक जो आदमी का जीवन स्तर है वो भी सुधरेगा, और चैन अमन भी वही रहेगा। आप अगर उसे इस रूप में लेंगे कि भाई ये मुस्लिम हमारे कट्टर हैं या हमारे विरोधी है, इस वजह से ये हो गया वो हो गया, तो आप इस जनरेशन को गलत दिशा में लेके जाएंगे। अच्छा, जो कई बार जो अगर बात करें आतंकवादी गतिविधियों में हमेशा जो है मुसलमान पाया जाता है, मानते हैं इस चीज़ को, और कई बार अटैक भी पीठ पीछे वार करता है क्योंकि वो भूखा नंगा और भिखमंगा देश है पाकिस्तान, ये भी मानते हैं। तो जितने भी आतंकवादी हैं उनमें से अधिकतर जो है मुसलमान पाए जाते हैं, और वो अचानक अटैक करते हैं हमारे भारत पर या अन्य देशों पर भी। तो उसको लेकर के क्या विचार है? आप एक बात बताइए जैन साहब, कि कोई मजबूत घर है, उसके ऊपर क्या कोई कमज़ोर आदमी कभी पत्थर फेंक के आया? और एक मजबूत व्यक्ति है, उसकी वाइफ अगर बाज़ार के अंदर कोई सामान खरीदने गई हुई है, तो किसी ने टीका टिप्पणी की कभी? हमें इतना मजबूत हो जाना चाहिए कि कोई पाकिस्तान तो क्या, कोई विकसित देश भी, चाइना भी हमारी तरफ ना देख पाए। हमारी कुछ कमजोरियां रहती हैं, हमारे अंदर ही कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनके कारण से कोई व्यक्ति राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये सारे सिस्टम कराता है, और हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। जिस दिन हम इतने मजबूत हो जाएंगे, पाकिस्तान को ये लगेगा कि एक आतंकवादी आया, अगले दिन एक मिसाइल हमारी जाएगी और पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देगी, कोई सिस्टम बचेगा ही नहीं। क्या लगता है आज के टाइम पे हमारा हिंदू समाज जाग रहा है? हिंदू जाग रहा है या सो रहा है अभी भी? हिंदू तो कभी सोया ही नहीं, हमेशा जागृत रहा है। यहाँ हजारों साल से मुसलमानों ने राज किया। अगर हिंदू सो रहा होता, आज तो पूरा देश ही मुस्लिम होता। नहीं, मोदी जी बिल्कुल हिंदुत्व की बात करते हैं, कहते हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू तो वो जाग रहा है। अब ये कहाँ तक ठीक समझते हैं? देखिए, मैं एक बात बहुत आपको कड़वी लगेगी और कहने जा रहा हूँ। एक बाबर तब था और एक बाबर आज है। उसने भी वही काम किया था हजारों साल पहले हिंदुओं के साथ जो आज हो रहा है। क्या हो रहा है? कि वही एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाना। मतलब मोदी जी एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़वा रहे हैं, वही राजनीति कर रहे हैं। वो विकास की बात नहीं करते, वो सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये महंगाई ना दिखाई दे,
नौजवान रोजगार ना मांगे, बच्चे एजुकेशन की बात ना करें, पेट्रोल की बात कोई ना करे, और चुपके से हिंदू मुस्लिम करा के आप पूरे के पूरे अपने राष्ट्र धरोहर को धीरे धीरे बेचते चले जाओ, ये मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने क्या किया कांग्रेस में रह करके? आपने पूरा परिवारवाद की फोटो यहाँ पे देखो लगा रखी है, पूरा गांधीवाद था, एक के बाद एक, दूसरा, दूसरे के बाद परिवार के ही सभी सदस्य मतलब आगे आते रहे। आप लोगों ने किसी और को आने का मौका नहीं दिया कभी? मैं कांग्रेस में एक साधारण से परिवार का लड़का, जिला अध्यक्ष हूँ, तो क्या गांधी परिवार के सारे लोग हैं क्या? मेरे यहाँ तो वो सामने देखोगे महाराजा सूरजमल की फोटो भी आपको नजर आएगी। देखो जरा, ये पूरा गांधी परिवार है ना, एक बार दिखाओ मैडम। अम्बेडकर भी है, ये अम्बेडकर है। अच्छा, ये 1 2 3 4 5 6 में से 5 तस्वीरें जो है गांधी परिवार की। 5 तस्वीरें ये वो लोग हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। प्रियंका गांधी तो नहीं है, सिर्फ गांधी परिवार के कांग्रेस में रहे नहीं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष लगातार रहे वही लोग हैं ना। अम्बेडकर जी तो मैं कहना चाह रहा हूँ वो गांधी परिवार से क्यों रहे? ये फोटो अम्बेडकर जी की है, आपको अम्बेडकर जी नजर? ये तो गांधी परिवार से थे ही नहीं ना, ये कांग्रेस में थे, ये कांग्रेस में भी नहीं थे। कांग्रेस में थे क्यों नहीं? कांग्रेस संविधान किसने लिखा था? संविधान किसने लिखा? तो इन्होंने, ये कांग्रेस का ही राज था ना, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस? अच्छा, 6 तस्वीरों में से 5 तस्वीरें गांधी परिवार की। आप ये मानते हो कि गांधी परिवार ही अपने आप को उस कांग्रेस परिवार को लेकर के अगर गांधी का नाम ले तो बराबर चलता रहा है, कोई औरों को मौका ही नहीं दिया आने का? गांधी, ये नेहरू जी, गांधी जी जो हैं गुजरात से थे, नेहरू जी कश्मीर से थे, इलाहाबाद से थे, और नेहरू जी ने गांधी जी की आइडियोलॉजी को लेके देश में काम किया। और आज गांधी शब्द एक ऐसा है जो कि जिसको ये सादगी का प्रतीक मानते हैं। और आप मानते होंगे हिंदुस्तान की आज़ादी में जितना बड़ा बलिदान गांधी जी का रहा और गांधी परिवार का रहा, कोई और परिवार अगर आप मुझे गिना दे तो जो आप कहोगे वो मैं कह दूंगा। भगत सिंह को भी बचाने वाले, अगर आप ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो एक मुस्लिम एडवोकेट ही थे, और भगत सिंह के खिलाफ लड़ने वाले कौन लोग थे, कौन एडवोकेट थे? वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे। आज जो देश प्रेमी बन के दिखा रहे हैं ना, वो अंग्रेजों के सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं कि देश को बांटो और देश में राज करो। मतलब आपके हिसाब से हमारी आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान और सबसे विशेष योगदान गांधी परिवार का रहा है? बिल्कुल गांधी जी का रहा। और वो वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने, उस समय तो थी कांग्रेस, आज आप हिस्ट्री के स्टूडेंट रहोगे तो हिस्ट्री को जानोगे, तो बदलने से हिस्ट्री नहीं बदलेगी। 7 साल में आपने क्या किया और 70 साल से अगर आप गिनाओगे तो आज आप यहाँ बैठ के कर रहे हो तो ये कांग्रेस की देन है। नहीं तो आज आप उसी ढर्रे पे जा रहे हो, वही राजनीति हो रही है जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है, कि यहाँ भी वैसे ही कंगाली आ जाएगी। और आपको एक वो और कड़वी आप बात नहीं पूछ रहे, मैं बता रहा हूँ जो श्रीलंका में हुआ। अगर उस श्रीलंका ने अपने देश की संपदा को नहीं बेचा होता, अपनी धरोहर को नहीं बेचा होता, प्राइवेटाइजेशन नहीं किया होता, तो आज उनको कोई ना कोई देश लोन दे देता। जो आप रेलवे स्टेशन बेच रहे हो, मेट्रो, आज एयरपोर्ट बेच रहे हो, आज आप टेलीफोन एक्सचेंजों को, टेलीफोन सिस्टम को प्राइवेट हाथों में दे रहे हो। अडानी दिन में 1000 करोड़ का, हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर का आदमी हो गया 7 साल के अंदर। तो जो ये आप कर रहे हो, धीरे धीरे आपकी और हमारे जो बच्चे हैं ना, जो पूछते हैं, आज आप देख लोगे कि कितने इंडिया में रहना पड़ रहा है। जो भी पढ़ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया भाग रहा है, कोई इंग्लैंड भाग रहा है, कोई अमेरिका भाग रहा है। आपको चाहिए कि देश में आपने, परमात्मा ने आपको इतनी ताकत दी, आप देश के राष्ट्र के पिता हो, तो आपको हर व्यक्ति की सुविधाओं का, सुख का, चाहे ये नहीं कि आज आप बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर आप हिंदुस्तान के हो। आप ये नहीं कहोगे कि हम कांग्रेस को ख़त्म, दूसरी आइडियोलॉजी को आप कैसे ख़त्म कर सकते हो? आप ये कहो कि हम अच्छे काम करेंगे। लोगों ने आपको बहुमत दिया, 2 से प्राइम मिनिस्टर बनाया, 2 बार रिपीट किया, तो देश हित की बात करो, देश की बात करो, तो लोगों को भी अच्छा लगेगा। आप बात करते हो हिंदू की, मुस्लिम की, हिंदू की, उसके ऊपर, और लोगों को ये जताना चाह रहे हो कि थोड़े दिनों में ये जो हज़ारों साल से नहीं हुआ, ये 7 साल में हो जाएगा। अरे भाई, हम हिंदू इतने कमज़ोर हैं क्या? क्यों 20% मुस्लिम हमारे को दबा लेंगे? या हम इतने कमज़ोर हैं कि हमारे घर में घुस जाएंगे?
आप हमें कमजोर करने के दिखाने की कोशिश करते हो कि हिंदू तो इतना कमजोर है, इतना बुज़दिल है कि उस पे मुस्लिम जो है ना आक्रमणकारी हो जाएंगे, उनको दबा देंगे। लोकतंत्र में इस समय विपक्ष कमजोर है या नहीं है? विपक्ष 100% कमजोर करने की कोशिश करी और कमजोर बन गया है विपक्ष। और आप लोग विपक्ष को कमजोर हमेशा- क्यों बने हो आप लोग कमजोर? क्योंकि एक राजनीति के एक साजिश के तहत जो मीडिया, जो आप कड़वी बात करने वाला मीडिया, जो आप ये कहते हो कि हम कड़वी बात दिखाने वाला मीडिया था, वो राजा का भाट बन गया है। जो राजा कहता है उसी को दिखाता है, उसी की बात करता है। बाकी राष्ट्र हित की बात करनी जब मीडिया ने छोड़ दी, अब मोदी जी जब बाहर गए और वहाँ मीडिया उससे पूछता है, मीडिया को मोदी जी करे अरे भाई आपको नहीं आने दिया। अरे भाई, आप अगर इंद्रजीत गलत है तो आप 100% कहो इंद्रजीत जी आपकी ये कमी नहीं, है। तो इसमें विपक्ष कमजोर क्यों होता जा रहा है? वो तो ठीक है, अगर मीडिया एक राजा के हाथ बिकेगा तो उसको उठाएगा, लेकिन विपक्ष कमजोर क्यों हुआ? आप लोग कमजोर क्यों पड़ रहे हो इस समय? विपक्ष एक दौर आता है, आज एक दौर है और दोबारा से संभल के आएगा। पूरी सरकार ने जोर लगा के बंगाल के अंदर ममता को कमजोर करने की कोशिश की, नहीं हुई ना। लेकिन आप लोग क्यों हो गए कमजोर? अभी इसीलिए चिंतन शिविर हुआ था। चिंतन शिविर के अंदर दोबारा से जो बातें निखर के आई हैं, दोबारा से जो बातें आई हैं कि कांग्रेस एक आम जन से कटना शुरू हो गया था। जैसे पुरानी घड़ी HMT थी, HMT ट्रैक्टर था। बहुत समय तक चलते चलते अगर परिवर्तन नहीं करोगे आप अपने अंदर और जो समाज चाह रहा है उस आइडियोलॉजी को नहीं अपनाओगे तो धीरे धीरे कमजोर हो। HMT तो अपने निजी कारणों से थोड़ी गिरी है, उसको तो सरकार ने गिराया है। नहीं, HMT ट्रैक्टर सरकार ने नहीं गिराया, उसने परिवर्तन नहीं किया अपने समय के अनुसार। क्या परिवर्तन नहीं किया? नई टेक्नोलॉजी नहीं लेके आई। अब जो मीडिया था, अगर कांग्रेस इसी मीडिया पे जो काम हमारी कांग्रेस सरकार ने 15 साल में किया, जो केजरीवाल और मतलब आप लोग ये मानते हो कि आप लोग वक्त के हिसाब से परिवर्तन नहीं लाए अपने अंदर, इसलिए कमजोर पड़ गए? हाँ, हमने मीडिया की जो फंडिंग थी, अगर शीला सरकार के जो काम थे, जो आज केजरीवाल बेच रहा है अखबार के माध्यम से ऐड दे के, अगर वो सरकार, शीला सरकार ने 2% भी ऐड पे खर्च कर दिया होता तो आज हमारी सरकार होती। लेकिन कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि सत्ता में रहने के लिए पैसे का दुरुपयोग करें। वो सिर्फ और सिर्फ देश हित में काम करती रही, उसने संगठन के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर कल को कांग्रेस आ जाती है तो आप लोग फिर दोबारा उसी रणनीति पे चलोगे? अभी जैसे आपने बताया केजरीवाल जी विज्ञापन के आधार पे चल रहे हैं, तो आप लोग विज्ञापन के आधार पे चलोगे या अपने वही पुराने रीति रिवाजों पे चलोगे? देखिए, अगर हम विज्ञापन के आधार पर चलने की बात करें और पैसा बर्बाद करने की तो राजस्थान में आज हमारी सरकार है। आज राजस्थान के अंदर इसका मतलब फिर तो हम तो दिल्ली की बात करेंगे। फिर तो इसका मतलब दिल्ली में दोबारा आ ही नहीं सकते आप, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में तो ट्रेंड ये है कि जब तक विज्ञापन नहीं होगा तब तक आज का विज्ञापन का ट्रेंड है। विज्ञापन आप करोगे नहीं, फिर तो दिल्ली में आ ही नहीं सकते आप लोग। ऐसा नहीं है ना, एक टाइम लोग आज कांग्रेस को दोबारा याद कर रहे हैं। आज हर कह रहा है ये बात, आप कह रहे हो ये? नहीं, आप जाकर बात करो ना लोगों से आज दोबारा से। आपके पास कौन से आंकड़े हैं? किस आंकड़ों पे आधार पे आपने ये बात बोली अभी कि कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं? आप सर्वे करके देख लो किसी बात से। हम लोगों के बीच में जाते हैं ना, हम लोगों से बात करते हैं, तो आज भी लोग यही कहते हैं कि कांग्रेस का शासन 15 साल का अगर अच्छा नहीं हुआ होता तो आज दिल्ली नरक हो जाती। आज दिल्ली में बिजली की व्यवस्था वो नहीं होती जो आज केजरीवाल ये फ्री बांट रहा है, ये कांग्रेस की देन थी। आज अगर केजरीवाल ने कुछ करना है तो वो लोगों से ये थोड़ी कहेगा कि मुझे ये बताइए कि कौन चाह रहा है कौन नहीं चाह रहा है। ये कह दे, मोदी ने जैसे कहा था कि भाई जो सब्सिडी छोड़ना चाह रहे हैं वो बता दे, बाकी सब में रहेगी। ये तो हर चीज़ में ऐड करने की कोशिश करते हैं ना। नहीं, अभी ये किस आधार पे मतलब पता लग रहा है कि भाई जैसे आपने कहा कि कांग्रेस को लोग पसंद करें, किस आंकड़ों से आपको ये पता लगा? आप तो रोनी के अंदर खूब घूमते हैं, हर व्यक्ति से बात करते हैं। आप किसी विधायक पे चले जाओ, आम आदमी पार्टी के 4 आदमी बैठे मिले हैं, और कांग्रेस के किसी छोटे से छोटे आदमी के पास चले जाओ तो काम करने वाले 4 आदमी आपको आज भी मिल जाएंगे। ये तो मैं सर्वे करूंगा तो मुझे पता लगेगा। आपने किस आधार पे सर्वे किया है? मुझे सर्वे करने की जरूरत नहीं ना भाई। मुझे तो हर रोज लोगों के बीच में रहते हैं हम, तो हमेशा ही लोगों के टच में रहते हैं। सवेरे से शाम तक यहाँ बैठे हैं तो 50 आदमी काम के लिए आते हैं। मंगोलपुरी में आज भी लोग कहते हैं कि जो राजकुमार चौहान ने जो धर्मशालाएं और जो बारात घर जो बना दिए, जो फुहारा जो लगा दिया, वो कोई और लगा ही नहीं सकता। अच्छा, अपना यहाँ पे ये जो कार्यालय है कितने वर्षों से है? ये 10 वर्षों से है।
और आपके कार्यालय के खुद के बाहर भ्रष्टाचार होता रहता है, तब आप रोकते नहीं हो? किस चीज़ का भ्रष्टाचार होता है? देखो, सारी रोड एक तो ये टूटी हुई है, पहला। दूसरा, यहाँ पे जो मस्जिद है उसके सामने खूब गंद पड़ा रहता है। ठीक है, तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? गंद पड़ा रहता है, वो सफाई का इशू है। ये भ्रष्टाचार नहीं है, नहीं, ये भ्रष्टाचार नहीं, ये आप ये भ्रष्टाचार नहीं है। प्रशासन की फेलियर को, और ना ही उसमें हमारा बीजेपी का कॉर्पोरेटर है, आम आदमी की विपक्ष का सरकार क्या है। रोल है? आपके सामने भ्रष्टाचार हो रहा है, एक आम नागरिक हो, आपके सामने भ्रष्टाचार हो रहा है, आप आवाज नहीं उठा रहे उसके खिलाफ? हमने आप तो कह रहे हो ये हमारा काम नहीं है, उनका काम है। हम तो खूब जोर से आवाज़ उठाते हैं, चाहे केजरीवाल की सरकार में हो या बीजेपी की में हो, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमेशा आंदोलन रहा है। और क्या किया आंदोलन आपने उस कूड़े के खत्ते के लिए क्या किया? आज भी इतना वहाँ पे गायें मुंह मारती हैं उस कूड़े में, क्या किया? आप सुबह से शाम निकलते हो, 10 चक्कर काटते हो और 10 बार देखते हो, क्या किया आपने उसके लिए? खूब कोशिश करके देख लो आप भी। मतलब और नाकामयाब नहीं रहे कोशिश में। आप भी कोशिश करो, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि वो बंद होना चाहिए। चाहिए तो मेरे को भी पता है, यहाँ पे तमाम जितने भाई बैठे हैं सबको पता है। आप मतलब कोशिश करके नाकामयाब रहे उसको हटवाने में, बंद करवाने में? कोशिश करके हमारे टाइम में तो वो बना हुआ था, और जब कांग्रेस का यहाँ विधायक, ये सुल्तानपुरी विधानसभा लगती है, खूब सफाई भी होती थी। लेकिन आज करप्शन इस लेवल पे है कि कोई नहीं सुनने वाला। अभी मैंने भी तो वही शब्द बोला था, आपने इंग्लिश में बोल दिया करप्शन है, मैंने भ्रष्टाचार हिंदी में बोल दिया था, आप कहते भ्रष्टाचार नहीं है। नहीं, भ्रष्टाचार उसमें कांग्रेस, आज हम इस मैं कांग्रेस और उसकी बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। आपका तो यहाँ पे दफ्तर है, 10 साल से दफ्तर है, आपकी आंखों के सामने भ्रष्टाचार हुआ पड़ा है, तब भी आप मौन हो। मैं इससे बड़ा उदाहरण आपको देता हूँ। यहाँ लोग कोशिश भी कर लें कि ये काम नहीं होना चाहिए, आपके साथ में चलता हूँ, आप चैनल वाला बन के मत चलो। हमने 20 बार पुलिस में, कॉरपोरेशन में कंप्लेंट की कि जो है रोड के ऊपर और फुटपाथ कवर नहीं होने चाहिए। फुटपाथ आम आदमी के चलने के लिए है, लेकिन आज इस लेवल पे है जो केजरीवाल जी ये बात करते थे कि मैं दिल्ली में, आप एक बाइट दो और एक वीडियो बना के भेजो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, उसी को रिपीट पंजाब सरकार कर रही है। ये मुद्दा हट गया, इसी के मुद्दे की बात करो ना, हाँ, ये इसी क्यों नहीं मुद्दे की मैं बता रहा हूँ ना, वही जो पंजाब का मुख्यमंत्री बात कर रहा है। तो आज पहले से कई गुना करप्शन बढ़ा। आप अपनी बात 100 नंबर पे भी कॉल भी करते रहो तो भी आपको कोई जवाब देने वाला आज नहीं है। मतलब हम ये मान लें कि इसलिए विपक्ष शांत हो गया है और विपक्ष की चलेगी नहीं, तो इसलिए आम आदमी भी चुप हो जाए। नहीं, भ्रष्टाचार हो रहा है तो होता रहे। आम आदमी कोशिश कर रहा है तो भी कोई आज के टाइम क्या देख रहे हैं आप कि क्या सिस्टम चला रखा है भ्रष्टाचार खत्म करने का? एक आम आदमी के ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है कि आपने हिंदू मुस्लिम किया, उसका मकान तोड़ दो। ठीक है, मकान तोड़ने का कानूनी प्रक्रिया कोई नहीं अपनाई जाती। आज एक आम आदमी को इतना डरा दिया कि वो खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए आप लोग भी हिम्मत नहीं कर रहे? हम तो हिम्मत करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। देख लो, फिर भी आज भी भ्रष्टाचार है। अच्छा, आपके बगल में बिल्कुल एक पार्क है जी, उसकी पूरी आधी दीवार टूटी हुई है, फ्रंट से टूटी हुई है, उसमें भ्रष्टाचार हो रखा है। वो दीवार टूटी हुई, भ्रष्टाचार हो रहा है। आपके माध्यम से कह रहे हैं कि ये डीडीए के अंडर आ रहा है और इसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए। हर रोज यहाँ जेब कटती है, हर रोज यहाँ स्नैचिंग होती है। लोग ऐसी हालात में आप लोग क्या करते हो? हम लोग तो खाली भाई कंप्लेंट कर सकते हैं। लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। सच्चाई ये है कि विपक्ष बैठ कर के सिर्फ कंप्लेंट कर सकता है, या विपक्ष ये बता सकता है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उसके लेकर के कार्रवाई क्या होती है? सच्चाई तो यही है ना, कार्रवाई क्या होती है? कार्रवाई तो आप कोशिश करके देखो ना। कार्रवाई तो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष अपनी भूमिका निभा सकता है, उसका कोई रोल नहीं होता। विपक्ष सिर्फ सरकार को आईना दिखा सकता है, वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता। अच्छा, इसको लेकर के आपने क्या एक्शन लिया? जो पार्क की पूरी दीवार आधे से ज़्यादा टूट गई, क्या एक्शन लिया? जिसके लिए डीडीए को कई बारी जाकर लोग कहते हैं कि भाई साहब एक कंप्लेंट डाल देते हैं। आपने क्या किया? हमने तो एक कंप्लेंट पहले ही डलवा दी थी कि भाई यहाँ ये टूटा, वो भी किस लिए कि हमारे यहाँ पीछे चोरियां हो जाती है और वहाँ से निकल के लोग भागते हैं। जो पार्क क्या किया आपने? कंप्लेंट दी डीडीए में। है आपके पास वो कंप्लेंट? नहीं, अब तो यहाँ से मेल तो दिखा सकता हूँ मैं, होगा तो फ़ोन में। एक बार दिखाओ। देखिए रे, वो अंकित उससे ललित से मेल। वाकई सच्चाई ये है कि विपक्ष अगर वाकई मजबूत हो तो काम ना होने वाले भी हो जाएंगे, अगर विपक्ष मजबूत है। और फिर मैं बता रहा हूँ, देश को बर्बाद करने के लिए वाकई 3 चीज़ें काफ़ी हैं। एक तो बिका हुआ पत्रकार, कमज़ोर विपक्ष और सोई हुई जनता। गलत तो नहीं? बिल्कुल। और अगर वाकई विपक्ष मजबूत है तो काम होंगे ही होंगे। होंगे नहीं होंगे? अगर विपक्ष मजबूत है तो नहीं, विपक्ष भी मजबूत जब होगा जब जनता जागरूक होगी।
आप ये मान के अच्छा, चलो- जनता जागरूक है नहीं है? नहीं, जनता जागरूक नहीं है। अभी आपने मेरे को थोड़ी देर पहले ये कहा था कि हिंदुस्तान जागरूक है, हिंदू जागा नहीं हुआ है। नहीं नहीं, हिंदू सोया कभी नहीं था, सोया तो कभी है ही नहीं अब ना। कह रहे हो जागा हुआ है। सोने का क्या मतलब है कि अपने अधिकारों की बात करना। अब आप मुझे अगर इतना डरा दोगे कि ये है वो है, तभी तो मैं अपने घर में घुस जाऊंगा ना। अभी अच्छा, मैं तो 100% अब मुसलमानों के बीच में रहता हूँ। अब बताओ, अब ठीक है, हिंदू मेरे जागा हुआ है या बराबर में सोया हुआ मस्जिद है? अब हमारा हिंदू जागा हुआ है या सोया हुआ है? जनता देखिए- जागी हुई है या सोई हुई है? आप भी वही भाषा बोल रहे हैं, हिंदू और मुसलमान वाली। जागरूक नागरिक कौन है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है। मैं तो जनता कह रहा हूँ, जनता कह रहा हूँ, जनता सोई हुई है, जागी हुई है। आपने अभी हिंदू मुस्लिम बोला ना 1 मिनट पहले ही। नहीं, मुस्लिम नहीं बोला, हिंदू बोला सिर्फ मैंने। हाँ। मैंने सिर्फ हिंदू बोला, मुस्लिम नहीं बोला मैंने। और हिंदू वो है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर रह रहा है। जो हिंदुस्तान में रह रहा है वो टोटल बंदा वो हिंदू भारतीय है, हिंदुस्तानी है ना? अभी हाल ही में हमारे दिल्ली में मुंडका के अंदर कई यूपी और बिहार के मजदूरों ने अपनी बेवजह जान गंवा दी। किसका योगदान ज़्यादा है, या किस सरकार को दोषी ठहराएंगे आप? किसको दोषी ठहराएंगे? देखिए, सिस्टम को दोषी ठहरा रहा हूँ मैं, सिस्टम को। आज क्या होगा कि मैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, मैंने मेरी कैपेसिटी, मेरी जंग है अपने ज़्यादा अर्निंग के लिए 20 आदमियों की काम करने की कैपेसिटी है, और आज मैंने वहाँ पर 50 आदमी लगा दिए। तो मैं ज़्यादा दोषी हूँ। सिस्टम, सरकार हर चीज़ को मॉनिटर नहीं कर सकती। एक व्यक्ति, जब मैं करप्शन करने जाऊंगा, आप मेरे पीछे हर जगह नहीं चल सकते। मेरे में भी इतनी नैतिकता, मानवता, इंसानियत होनी चाहिए कि मैं जब किसी से काम ले रहा हूं तो उसकी ज़िंदगी की, उसकी सेफ्टी की, उसके बच्चों की, उसके परिवार की बारे में सोच के मैं उससे काम लूँ। ये बात तो रही फैक्ट्री मालिक तक। उसके बाद दिल्ली सरकार की। कैसे? अगर दिल्ली सरकार एक आम जंग है, मैं बताता हूँ छोटा सा उदाहरण आपको। पहले हर गांव के अंदर नेहरू स्कीम के अंदर 5 किलोवाट तक चलने की परमिशन थी, छोटे छोटे उद्योग। ठीक है, सरकारों ने क्या किया, रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए वो सारी स्कीमें बंद कर दी। और अब लोग क्या करते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया को ढूंढते हैं। इंडस्ट्रियली दिल्ली के अंदर कोई ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है नहीं, क्योंकि दिल्ली एक छोटा सा शहर है। तो वो ज़्यादा काम करने के लिए, ज़्यादा सिस्टम को चलाने के लिए छोटी जगह में ज़्यादा काम करते हैं। और दिल्ली थोड़ी सी और स्टेट्स के मुकाबले सेफ है, इसीलिए व्यापारी बाहर जाना कम पसंद करते हैं। नहीं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ इसमें, जैसे आपने बताया पहले तो फैक्ट्री मालिक दोषी है, वहाँ तक समझ में आया। उसके बाद आपने दिल्ली सरकार, सिस्टम ही दिल्ली सरकार, उसके बाद आपने, मेरी बात सुनो, उसके बाद आपने दिल्ली सरकार को दोषी बताया। वो कैसे? दिल्ली सरकार के अगर इंस्पेक्टर और लेबर इंस्पेक्टर, लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर, लाइसेंस इंस्पेक्टर तो यहाँ पे एमसीडी देगी इसको, जब इसका एनओसी नहीं बना हुआ था। तो इसका तो एनओसी नहीं बना हुआ था ना, आपने जांच पड़ताल करी इसकी? नहीं, मैं तो इतनी मुझे इतना मालूम है कि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर वो था। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर लाइसेंस देती है, लेकिन दिल्ली सरकार के जितने, अभी तक आप गए या नहीं गए? नहीं, मैं नहीं गया। आपको जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था? हमारा डिस्ट्रिक्ट सुरेंद्र भाई है ना, उनका डिस्ट्रिक्ट लगता है, वही गए थे, उन्हीं लोगों का सिस्टम था, वही होके आए थे, उन्हीं की जिम्मेवारी थी। लेकिन लोग तो आपके भी थे, जनता तो आपकी भी थी। हमारे कांग्रेस से ही थे सुरेंद्र भाई, वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वो होके आए हैं। आप नहीं गए खुद? नहीं, मैं तो अभी आज ही आया हूँ। अच्छा, उसके अंदर जब एनओसी नहीं मिली हुई थी, हमें ये पता लगा था कि उसके अंदर एनओसी नहीं दी गई है। उसके बाद भी वो, अगर वो फैक्ट्री रन कर रही थी, क्योंकि बिना एनओसी के चल रही है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इलीगल चल रही है। फिर किसको, कौन दोषी है वहाँ? ओनर दोषी है। मैं तो ओनर पे बात कर रहा था, तो आप दिल्ली सरकार के बारे में पूछने लगे। पूछ रहा था मैं कि कौन सी सरकार दोषी है। आपने एक बात बताइए ना, जब सरकार दिल्ली की है तो कौन दोषी होगा? आपने कहा सरकार दोषी है, तो दिल्ली सरकार का होगा कोई ना कोई दोष। मेरे यहाँ चोरी हो जाएगी, मैं कोई फैक्ट्री गलत काम कर रहा हूँ, मतलब मेरे को ये तो पता लगा ना। लाइसेंस नहीं दिया, मैं यहाँ बैठ के कोई काम चला रहा हूँ और सरकार की मान लो, तो सरकार की विजिलेंस होनी चाहिए ना, सरकार का सिस्टम होना चाहिए, सरकार को पता होना चाहिए कि हमारी दिल्ली के अंदर कौन क्या कर रहा है। ये तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि नहीं? मतलब टोटल इसमें दिल्ली सरकार दोषी है बजाय केंद्र सरकार के? केंद्र सरकार तो खाली आपको एक दायरा बना देती है। इम्प्लीमेंट एजेंसियां स्टेट्स की होती है। केंद्र सरकार आपको एक सिस्टम बना के दे देगी कि ये करो, ये करो, ये ना करो। इम्प्लीमेंट एजेंसी कौन है? इम्प्लीमेंट एजेंसी कहीं ना कहीं लोकल जो अथॉरिटीज़ होती हैं वही तो कराती हैं।
लोकल में तो आपका एमसीडी सबसे पहले संभालेगा। तो एमसीडी लगा लो, दिल्ली सरकार लगा लो। अगर एमसीडी संभालेगी तो वो तो सीधा बीजेपी सरकार के पास आ गई दिल्ली में। सरकार दिल्ली की है, अब बीजेपी शासित है उसके अंदर, लेकिन कौन किसको मुख्यमंत्री किसे कहेंगे आप? दिल्ली सरकार का ही तो होगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बेशक दिल्ली सरकार का, आम आदमी पार्टी का है, लेकिन अगर एमसीडी में बात करोगे तो केंद्र सरकार नहीं होगी ना, बीजेपी की एमसीडी सरकार होगी। केंद्र कहाँ से होगी? वो एमसीडी बीजेपी की होगी, वो केंद्र थोड़ी हो जाएगी, एमसीडी की सरकार होगी वो। क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में जहां इतने बेवजह मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी? क्या करना चाहिए? जो ये ऐसा हादसा 5-6 साल में एक बारी हो जाता है, कम से कम हम आप लोग या जो सर्विस करने वाले लोग ही हैं उनको भी थोड़ा सा जागरूक होकर रखना चाहिए। और ये आप मान लो, क्योंकि मैंने फैक्ट्री भी रन की है, मेरी बवाना के अंदर फैक्ट्री भी है, मेरी भी उतनी ही जिम्मेवारी है। और मेरे जो फोर्समैन है या और कुछ कह लो, हम क्या करते हैं, थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी वेस्ट निकली, उसे जीने के अंदर रख देंगे। जो आने जाने का फुटपाथ है कि इससे भी कुछ निकाल ले। और मुझे लगता है कि मैं खुद गया नहीं, कि कहीं ना कहीं अगर आप सरकार इस सिस्टम को ऐसा कर दें, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी 4 फुट 5 फुट की गैलरी दे दें, उसके बाद में जीना सिस्टम हो, और हर जगह 2 या 3 जीने तो होने ही चाहिए ताकि लोग निकल सकें, आउटलेट अच्छी हो, तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग बाई लॉज में आप इतनी क्लियरिटी कर दें कि आदमी निकल सके। ये तो आप छोड़ दो, आप ध्यान में आपको एक आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, और हो सकता है ये वो अच्छी बात हो जाए। अब हमने जो दिल्ली के अंदर 4-4 मंजिल की बिल्डिंगें बनानी शुरू करी हैं, नीचे पार्किंग दे दी। मॉडल टाउन के अंदर आपने देखा होगा 1 मीटर के अंदर आग लग गई थी और लिफ्ट बंद होगी और जीना बंद हो गया। एक ही जीना था, उसमें 3 कैजुअलिटी हुई थी पारिवारिक। तो हमें कम से कम एक बिल्डिंग बाई लॉज ऐसा बनाना चाहिए कि उसके अंदर सेफ्टी सबसे पहले हो। इंसान सुविधा कम हो चाहे, लेकिन सेफ्टी पहले होनी चाहिए। मैं कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी पे दोष नहीं दे रहा, मैं ये नहीं दे रहा, ये मेरा और आपका दोनों की नैतिक जिम्मेवारी भी है। आप एक अच्छे पत्रकार के रूप में और मैं एक अच्छे शहरी के रूप में हूँ, तो मुझे भी ये चाहिए कि जहाँ थोड़ा सा गलत काम हो रहा है, लेकिन अब मैं आपको बताऊँ, कांग्रेस एक बहुत अच्छा हथियार लेके आई थी, RTI, और उसका हमने और आपने मिसयूज करना शुरू कर दिया, कि लगानी शुरू कर दिया। भाजपा ने उसको इतनी कमज़ोर कर दिया कि RTI का कोई जवाब ही नहीं देता। पहले एक RTI ऐसा हथियार था कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो आप मेरे बारे में जान सकते थे, उसको इतना कमज़ोर कर दिया कि आज आप RTI लगा लो, कोई जवाब ही नहीं आएगा आपके। और शहरों के अंदर आप इसको तो छोड़ दो, जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो पोस्ट कॉलोनी है, पोस्ट कॉलोनी की बात कर रहा हूँ मैं, 100% बाई लॉज, बिल्डिंग बाई लॉज की वायलेशन होती है। और उसमें वो अपने लिए ही खतरा पैदा करते हैं। ना धूप, किसी के मकान में हाइट इतनी ज़्यादा होगी, एक मकान की परछाई दूसरे मकान के अंदर, बच्चों के अंदर विटामिन D की कमी है, ना कोई बच्चा धूप में निकल सकता। आज यार हम आप 2 मिनट बिजली चली जाए तो हांफने लग जाते हैं। अच्छा, विषय दूसरा हो गया, मैं तो सिर्फ जनरल उस विषय पे बात कर रहा था जो मुंड का अग्निकांड हुआ। उसमें आपको क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन जो इस समय जांच कर रहा है, पड़ताल कर रहा है, वो पूरी ईमानदारी से करेगा? करनी तो ईमानदारी से चाहिए तो ठीक है, आपको क्या लगता है कि करता है? मैं तो इस बारे में, अब देखिए, हर जगह कोई गलत आदमी नहीं होता और हर जगह अच्छे आदमी नहीं होते, और अच्छे आदमी है तभी ये सिस्टम चल रहा है। कहीं ना कहीं हर पार्टी के अंदर, हर सिस्टम के अच्छे और ईमानदार अफसर भी हैं, उन्हीं की वजह से आज हम और आप यहाँ बैठ कर बात कर रहे हैं। उसके बावजूद भी देश हमारा पीछे जाता जा रहा है। देश चलो, अच्छा, क्या यूपी और बिहार की सरकार ने वाकई इतनी तरक्की की है? अगर तरक्की की होती तो शायद इन मजदूरों को यहाँ पे 5-5, 6-6 हज़ार रुपये के लिए मजदूरी करने के लिए ना आना पड़ता। अगर वो भी सरकार दोषी है या नहीं है? अगर कोई स्टेट तरक्की करता है तो कोई क्यों जाएगा? हमारे बच्चे अब अमेरिका, इंग्लैंड पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हमारे यहाँ एजुकेशन हो तो वो क्यों जाएंगे? अगर मेरा रोज़गार मुझे यहाँ मिल जाए तो मेरा तो ये गांव है, आप किसी गांव से छोड़ के शहर की तरफ आए होंगे, चाहे उत्तर प्रदेश से आए, चाहे, तो आप अपने रोज़गार के लिए अपने माँ बाप को छोड़ के अपने परिवार के लिए आए ना। और वो बेचारे, उनके बारे में आप सोचो जो घर भी छोड़ के आ गए और उनके घर वाले इंतज़ार, और 5-6 हज़ार रुपये में यहाँ नौकरी करते हैं। यही सच्चाई है।
कि कहीं ना कहीं अंदर इसके अंदर सबसे बड़ा जो दोषी है वो कहीं ना कहीं यूपी और हमारे बिहार की सरकार दोषी है, क्योंकि जो मजदूर यूपी और बिहार को अपने जैसे घर को छोड़ करके दूसरे शहर में आकर के 5-5, 6-6 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं और फिर बात करते हैं बड़ी बड़ी कि हमने यूपी और बिहार में बहुत तरक्की की है। अभी तक कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, कोई भी नेताजी उनके घर परिवार के घर पर नहीं गया, उनकी दुख संतावना देने के लिए, उनका दुख दर्द समझने के लिए, उनका दुख दर्द जानने के लिए कि क्यों हुआ। सिर्फ यहाँ पर आकर के भाषण दिए गए हैं कि इतना मुआवजा मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने अपना मुआवजा बता दिया, मुख्यमंत्री जी ने अपना मुआवजा बता दिया, और सही मायने में इस मुआवजे को लेने में भी कई बार कोर्ट के चक्कर तक काटने पड़ जाते हैं। और 1 महीने के अंदर अंदर इनका मुआवजा प्लस एक सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल 100% कह रहे हो कि और स्टेट में मिलनी चाहिए, यहाँ नहीं, उसी स्टेट में मिलनी चाहिए। उसी स्टेट के अंदर मिलनी चाहिए, ताकि और लोगों को भी ये लगे कि जो है ना स्टेट्स की कोई जिम्मेवारी है। और दूसरी चीज़, जो भी पुलिस प्रशासन इसके अंदर जांच कर रहा है उससे भी उम्मीद करूंगा एक बार निष्पक्षता से जांच की जाए और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी जो है सजा मिलनी चाहिए। और बाकी निंदा करता हूं इस तरह की जो है घटना के ऊपर जिसके अंदर बेवजह मजदूरों ने अपनी जान गंवाई है। जय हिंद, जय भारत।